Hello, my dear students. Hope you all will be fine. Today we are going to talk about a very complex phenomena. थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है तो इसको आराम से समझेंगे और बीच में हम कुछ ट्रिक्स और टैक्टिक्स यूज करेंगे कि इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले इसके बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स भी साथ में ही करेंगे। राइट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट concurrent forces. Now you must be thinking कि ये कोई नई टाइप की फोर्स है। No, it is not a new kind of force. This is related to the force that you already know. कई बार हमारे पास क्या होता है कि एक बॉडी गिवन होती है, उस बॉडी के ऊपर या उस बॉडी के किसी पॉइंट के ऊपर काफी सारी फोर्सेस काम कर रही होती है इकट्ठी। Those all forces are called concurrent forces. सो अगर कोई आपसे पूछ ले कि कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं, मैनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ऑफ गिवन बॉडी आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। और ऐसा अक्सर होता है कि जो फिजिक्स में, मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स गिवन होती हैं उनके ऊपर एक से ज्यादा फोर्स काम कर रही होती है। जब किसी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स काम कर रही हो तो उसका मोशन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आहिस्ता से क्रैक करेंगे उसको। उसके बाद आ जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। किसी बॉडी पे काफी सारी फोर्सेस काम कर रही हैं, मतलब इट इज द केस ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो उसके इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या है? ए बॉडी अंडर कॉन्करेंट फोर्सेस में अचीव इक्विलिब्रियम। एक ऐसी बॉडी जो काफी सारी फोर्सेस के प्रभाव में है, अफेक्ट में है, तो वो इक्विलिब्रियम अचीव कर सकती है व्हेन नेट फोर्स इज 0 एंड द बॉडी इज आइदर, या तो किस में हो, वही रेस्ट में, या फिर किस में हो, यूनिफॉर्म मोशन में। राइट, अब इमेजिन करो कोई बॉडी थी, उस पर काफी सारी फोर्सेस लग रही थी, एन नंबर ऑफ फोर्सेस। तो उसका अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो वहां पे ये बात पक्की है कि इन सारी फोर्सेस का जो सम होगा, राइट, ये सारी जो फोर्सेस हैं इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब इसके बारे में एक मैथमेटिशियन, एक साइंटिस्ट हैं लैमी, उन्होंने एक थ्योरम दी थी नेम्ड एज लैमीज थ्योरम। इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि लैमीज थ्योरम बहुत काम आने वाली है। लैमीज थ्योरम 3 फोर्सेस के लिए काम करती है, ठीक है? तो यहां पे बताया गया है आपको, इफ देयर आर 3 congruent forces acting on a body in equilibrium, मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम भी अचीव हो सकता है। वो कब होगा? द ईच फोर्स is proportional to sine of angle, SINE, जिसको आप ट्रिग्नोमेट्री का साइन बोलते हो, between other 2 forces। तो लैमीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी बॉडी पे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस काम कर रही हैं और उस बॉडी का इक्विलिब्रियम अचीव करने का काम चल रहा है या इक्विलिब्रियम अचीव्ड है,
तो वहां पे ये बात पक्की होगी कि हर एक फोर्स प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ किसके, बाकी दो फोर्सेस के बीच के एंगल के, राइट। एग्जांपल के तौर पे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं डायग्रामेटिकली। डायग्रामेटिकली आप समझ जाओगे इसको आसानी से। इमेजिन करो कि मेरे पास यहां पे एक बॉडी थी, राइट। इस बॉडी के ऊपर एक F1 फोर्स काम कर रही थी इस तरफ, राइट। दूसरी F2 फोर्स थी इधर को काम कर रही थी, और तीसरी F3 फोर्स थी इधर को काम कर रही थी, राइट। नाउ इनकी वजह से ये बॉडी किसमें थी, इक्विलिब्रियम में थी। लेट्स से F2 और F3 के बीच में एंगल अल्फा था, राइट। F3 और F1 के बीच में एंगल गामा था, राइट। F1 और F2 के बीच में एंगल क्या था, सॉरी F3 और F1 के बीच में बीटा था, और इसके बीच में क्या था, गामा था। तो अकॉर्डिंग टू लेमी, अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम क्या होना चाहिए, F1 ओवर साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू कौन बचती हैं, F2 और F3। इनके बीच में एंगल कितना है, अल्फा, साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू F2, बाकी की दोनों फोर्सेस कौन बचती हैं, F1 और F3। एंगल कितना है इनके बीच में, बीटा। लेट्स से ये तो सपोज किया हुआ है, सिचुएशन में कुछ भी हो, साइन बीटा मस्ट बी इक्वल टू F3, तीसरी फोर्स है F3, बाकी कितनी बच गई, दो, F1 और F2। इनके बीच में एंगल कितना है, गामा, तो साइन ऑफ गामा। ये सभी एक दूसरे के रेशियोज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, मतलब कांस्टेंट रहती हैं। अगर कांस्टेंट रहती हैं तो F1 बाय साइन थीटा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, और उधर ले जाओ तो F1 प्रोपोर्शनल किसके आ गया, साइन अल्फा के। तो बन गई ना डेफिनेशन, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। व्हाट इज अल्फा, एंगल बिटवीन F2 एंड F3। ये किसके प्रोपोर्शनल है, F1 प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। तो यहां से इसको समझाया जा सकता है। अच्छा, इसका प्रूफ देना चाहें तो वो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, पर दे देता हूं, बहुत छोटा सा प्रूफ है। इसका प्रूफ देने के लिए हम यहाँ पे मैथमेटिक्स से कुछ उधार लेंगे, तो बात पक्की है, फिजिक्स है तो मैथमेटिक्स से ही काम चलेगा। तो प्रूफ इसका डिफिकल्ट नहीं है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको पैरेलली शिफ्ट करके लेके जाना है, राइट। ये हो गई इधर को F1, राइट। इसको पैरेलली शिफ्ट किया, इधर को हो गई प्लस F2, राइट। इसको पैरेलली शिफ्ट किया, ये हो गई let me make it little straight, this becomes F3, अब आप कहोगे कि सर ये तो एक तरह से वो आपने पॉलीगन वाला काम कर दिया। तो हाँ भाई, मैंने कौन सा कुछ गलत किया, मैंने कहा बॉडीज इक्विलिब्रियम में है, यहां से यहां चले, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यानी कि F1 F2 और F3 का सम किसके बराबर आ गया, अकॉर्डिंग टू वेक्टर अलजेब्रा 0। तो तभी तो वो इक्विलिब्रियम है, वो तो बोला ही जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है, गामा। क्या है, गामा। ये रहा F1 और ये रहा F2। तो ये एंगल तो नहीं लेंगे, इसको किधर एक्सटेंड करना पड़ेगा, बाहर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, राइट। तो ये F1 जैसे मैंने आगे को एक्सटेंड किया, ये F2 हो गया, दिस एंगल इज गामा, ठीक है। आगे F2 और F3 में कितना है, अल्फा। तो F2 का यहाँ पे क्या है, हेड है, और F3 की क्या है, टेल। तो ये वाला एंगल तो नहीं हो सकता, इसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। आगे शिफ्ट करूंगा तो ये एंगल हो जाएगा मेरे पास क्या, दैट इज अल्फा, राइट। फिर F3 और F1 के बीच में कितना एंगल है, बीटा। तो यहां पे F3 का टेल है और F1 का, सॉरी F3 का हेड और F1 की क्या है, टेल। तो इंटीरियर एंगल तो नहीं होगा, दोनों का वहां पे क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। तो इसको जब मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा भी, यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाने पे भी मेरे को ये एंगल कितना मिलेगा, यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी बीटा, राइट। अब एक बात बताओ,
अगर ये अल्फा है तो अंदर कितना बचा, लेट मी चेंज द चॉक। तो अंदर हमारे पास कितना एंगल बचता है, अंदर बचता है हमारे पास 180 माइनस अल्फा, बाहर लिखते हैं इसको, कितना बचता है 180 माइनस अल्फा। अगर ये गामा है तो ये कितना बचता है, दिस इज गोइंग टू बी 180 माइनस गामा, और ये कितना बचता है, दिस इज गोइंग टू बी, जस्ट a minute, let's use some colorful chalk। ये कितना बचता है, this comes out to be 180 माइनस बीटा। अभी इसका प्रूफ देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉ ऑफ साइंस। किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लॉ ऑफ साइंस क्या कहते हैं, लॉ ऑफ साइंस कहते हैं, अलग से समझाता हूं, कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट, इस ट्राइंगल की साइड्स हैं ए बी सी, और इस ट्राइंगल के एंगल्स हैं ए बी सी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ साइंस आप इसकी साइड्स की लेंथ को एंगल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। वो क्या होता है, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी। सो दिस इज द लॉ ऑफ, ये क्या बताया मैंने आपको, लॉ ऑफ साइंस। तो इसी लॉ को मैं यहां पे यूज करूंगा। ये वेक्टर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या देगा, cos f1 देगा, the length of the magnitude gives you the length of the vector gives you the magnitude of that quantity, और इसके सामने एंगल कितना है 180 माइनस अल्फा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, साइन 180 माइनस अल्फा। आगे f2 is nothing but the length of this vector which gives you the magnitude of this force f2। ये किसके बराबर, ये किसके, इसके नीचे क्या आएगा, साइन 180 माइनस बीटा। f3 is the length of this vector gives you the magnitude of this force। इसके सामने कौन है, गामा, तो साइन 180 माइनस गामा। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां पे 90 का जब भी इवन मल्टीपल आ जाए, 180 है ना, तो 90 का इवन मल्टीपल आ गया तो चेंज नहीं होता, मतलब साइन साइन ही रहेगा। साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, और साथ में ये एंगल आ जाएगा, यानी कि साइन इवन मल्टीपल माइनस ऑफ थीटा बिकम साइन थीटा। अब वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये हमें देखना पड़ेगा। साइन 180 माइनस समथिंग है तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट में 90 तक की हद होती है, दूसरे में 180 तक की, तीसरे में 270 तक की, चौथे में 360 तक की। तो 180 माइनस समथिंग है, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में रह रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, थर्ड में टैन और लास्ट में कॉस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस ऑफ साइन अल्फा, ठीक लिखा मैंने। f2 साइन ऑफ बीटा by using the same tricks, f3 by sin gamma। I guess हमें यही प्रूव करना था। तो लॉ ऑफ साइंस यूज करके इसको बड़ी आसानी से क्या किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। अब इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम इससे अगला टॉपिक करने के बाद इकट्ठे ही डिस्कस करेंगे, राइट। तो लैमीज थ्योरम किसके लिए काम करती है, तीन फोर्सेस के लिए जो कि किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना चाहती हैं, और ये तीन फोर्सेस कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस हैं। तो each force will be proportional to the sine of angle between other two forces। आसान थी, मतलब आसानी से क्रैक कर ली हमने, कुछ बेसिक सीख के। आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है कि कई बार जो मोशन होता है वो फ्री नहीं होता, मतलब वो कंस्ट्रेंड मोशन होता है। कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब है कि इधर से मैं किसी चीज को खींचना चाहूँ, वो उधर भी किसी और चीज से बंधी हुई है, तो वो भी उस पर फोर्स लगा रही है, मैं भी उस पर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है।
या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है पुली की। पुली क्या होती है, वो जो ट्यूबवेल के ऊपर लगती है, कुएं के ऊपर लगती है, जिससे रस्सी खींचते हैं, काम आसान होता है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को जिसमें काफी सारी बॉडीज कनेक्टेड होती हैं थ्रू ए रॉड या थ्रू स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन के केस में क्या डिस्कस करने वाले हैं, कनेक्टेड मोशन डिस्कस करने वाले हैं। अब कनेक्टेड मोशन डिस्कस करना कॉम्प्लेक्स है अपने आप में, तो यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया अगर आपको काफी सारी बॉडीज दे दी जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, या तो किसी रॉड के थ्रू या किसी स्ट्रिंग के थ्रू, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सभी बॉडीज को अलग अलग ट्रीट करो। तो स्टेप 1 क्या आता है इस कॉन्सेप्ट में, ट्रीट द बॉडीज सेपरेटली, राइट। स्टेप 2 क्या कहता है, मेंशन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। उसके ऊपर लग रही सभी फोर्सेस को मेंशन कर दो। स्टेप 3 क्या कहता है, राइट इट्स equation of motion considering all forces, means जो नेट फोर्स है बॉडी के ऊपर अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है, वो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप उसके ऊपर लिख दो नेट फोर्सेस उस पर कितनी लग रही है। सपोज करो एक बॉडी है, जैसे सपोज करने की जरूरत नहीं, अभी मैं एक केस आपको सॉल्व करा देता हूं कनेक्टेड मोशन का। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, बहुत ही, ये एक तरह की डेरिवेशन ही लगा लो, टीचर्स इसको एज ए डेरिवेशन डालते हैं, पर मैं इसको एक एग्जांपल बोल के चलूंगा, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम। मैं इमेजिन कर लेता हूं कि मेरे पास एक पुली थी, राइट। इस पुली के ऊपर एक रस्सी डाली हुई थी, राइट। इससे बांधे हुए थे दो मास, एक इधर बांधा हुआ था, राइट, और दूसरा एक इधर बांधा हुआ था। सो दिस इज, लेट्स से, जस्ट अ मोमेंट, लेट्स टेक दिस वन ग्रेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज कैपिटल एम एंड दिस इज, इसको और कम कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंस देखिए, दिस इज स्मॉल एम। तो क्या होने वाला है, सिंस इट इज वेरी क्लियर कि कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, मतलब ये मास ज्यादा है, ये मास कम है, तो ये इसको नीचे की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगा विद एक्सेलरेशन ही, और अगर ये नीचे को जाएगा तो ये अल्टीमेटली किधर को जाएगा, ऊपर को। तो ये प्रॉब्लम क्या है, इसमें दो मासेस हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू ए स्ट्रिंग व्हिच इज पासिंग ओवर अ पुली। एक पुली के ऊपर से क्या कर रही है, पास कर रही है, राइट। तो ये नीचे को जाएगा, ये ऊपर को जाएगा। अब इसका मोशन अंडरस्टैंड करना है कि कितनी एक्सेलरेशन होगी, रस्सी में खिंचाव कितना हुआ, ये सब चीजें देखनी है। तो आप ऐसे कनेक्टेड मोशन को फ्री बॉडी डायग्राम के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दो बॉडीज हैं, पहली बॉडी है, दूसरी बॉडी है, मैं दोनों को सेपरेटली लेके चलता हूं। देखो क्या यूज कर रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम यूज कर रहा हूं मैं दिमाग में अपने।
डायग्राम कहां बनाई है? दिमाग में। पहली बॉडी है, पहली बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? देखो, पहली बॉडी का मास m है, तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रही होगी। रस्सी में क्या पैदा हो रहा होगा? खिंचाव, दैट इज टेंशन T, राइट। तो बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ इतना सा ध्यान दो, ये इसकी फ्री बॉडी पार्ट हो गया। तो अल्टीमेटली ये नीचे को जा रहा है, तो आपको फोर्सेस को पॉजिटिव रखने के लिए mg में से t माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये mg कंपोनेंट जो वो ज्यादा होगा तभी नीचे को जा रहा है ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जो नेट फोर्स है दैट इज mg minus t, this must be equal to mass of this body and acceleration of this body. What is the mass of this body? Capital M. What is the acceleration of this body? Is a लो जी, लगा दिया कॉन्सेप्ट किसका? फ्री बॉडी डायग्राम का। किसके ऊपर? ये कैपिटल एम के ऊपर। अभी सेम कॉन्सेप्ट किसके ऊपर लगाऊंगा? जिसका मास स्मॉल m है, इसके ऊपर लगाता हूं। देखो, टेंशन जो है रस्सी में पैदा हुई है, इंटरनल फोर्स है और एक्शन और रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो अगर इसमें टेंशन T है तो इसमें भी टेंशन T होगी, राइट। एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होती है टेंशन, राइट। अगर रस्सी को मैं इधर को खींचूं तो रस्सी मुझे उधर को खींचना चाहेगी विद द सेम फोर्स, राइट। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। इसके ऊपर क्या चीज काम कर रही है? स्मॉल m इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, टेंशन ऊपर को जाके धर रही है ये बॉडी ऊपर को। उसका मतलब T ज्यादा है, mg कम है। अगर mg ज्यादा होता तो नीचे को जाती है, टूट के गिर जाती, लेकिन ऊपर को जा रही है तो T ज्यादा है, mg कम है। तो यहाँ पे अगर मैं नेट फोर्स देखूं तो इट मस्ट बी T माइनस स्मॉल m इंटू जी, और ये मेरे को किसके बराबर लिखनी है? मास ऑफ दैट बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। इस बॉडी का मास क्या है? m, और एक्सेलरेशन कितनी है इसकी? दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं सिंपली ऐड कर दूं, एडिंग 1 एंड 2, तो T माइनस mg, इधर mg माइनस T। देखो, T यहां पे प्लस का है, यहां पे माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? इधर mg और इधर एक स्मॉल mg। राइटिंग का बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा, इधर क्या था? प्लस किया इक्वेशंस को, कैपिटल M इंटू ए, इधर क्या था? स्मॉल m इंटू ए। तो यहां क्या होने वाला है? G कॉमन निकल जाएगा, इधर से A कॉमन निकल जाएगा। किसका आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा? एक्सेलरेशन का। ग्रेटर मास माइनस स्मॉलर मास अपॉन ग्रेटर मास प्लस स्मॉलर मास, साथ में क्या आ गया? G। तो इस फॉर्मूला के जरिए आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। डायरेक्टली याद रखना, ये याद रख लो, नहीं तो फ्री बॉडी लगाओ और आराम से काम करो, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, अगर आप टेंशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो 1 और 2 को क्या कर दो? यहां से डिवाइड कर दो, राइट। जब 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? mg माइनस टी अपॉन t माइनस mg। दूसरी तरफ क्या है? कैपिटल M ओवर ए, कैपिटल M इंटू ए अपॉन स्मॉल m इंटू ए। ए के साथ ये कैंसिल, कैपिटल M ओवर स्मॉल m बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इधर, यानी कि कैपिटल M स्मॉल m g माइनस m t, कैपिटल M को इधर, कैपिटल M इंटू टी माइनस कैपिटल M स्मॉल m g। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव की और ये नेगेटिव की। एक तरफ इनको इकट्ठा कर लो तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ कैपिटल M स्मॉल m g। इसको उधर ले जाओ तो ये प्लस में हो जाएगी, दोनों में से t क्या निकल जाएगा? कॉमन, तो ये चीज बन जाएगी। तो यहां से किसका फॉर्मूला आ जाएगा? टेंशन का। क्या आता है? 2 कैपिटल M स्मॉल m g बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल m। बेटा ये किसी तरह की डेरिवेशन नहीं है, मैंने सिंपली आपको एक सिचुएशन लेके चीजें समझाई हैं ओनली इन द गिवन पैरामीटर्स। हमें गिवन पैरामीटर्स क्या थे? कैपिटल M स्मॉल m और g। तो आपके एक्सेलरेशन में भी वही तीनों चीजें हैं, टेंशन में भी वही तीनों चीजें हैं। तो ऐसी कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं रखना तो आप उस
सिचुएशन की फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओ, प्लस माइनस करो, डिवाइड करो, जो मर्जी करो, जो पैरामीटर निकालना है वो निकाल दो. दिस इज हाउ वी वर्क विद दीज थिंग्स.